हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल मार्क एजुकेशन में। आज हम पढ़ेंगे 12th क्लास का इकाई 4 जो कि आपका फिजिक्स का है, हिंदी मीडियम एमपी बोर्ड के लिए। और ये आपका शिवलाल के टॉपिक्स हैं। शिवलाल की जो परीक्षा अध्ययन आती है उसके कुछ टॉपिक्स हैं और जो कि इम्पॉर्टेंट होते हैं, इसलिए आप परीक्षा अध्ययन लेके पढ़ाई कर सकते हैं। जिस बच्चे ने साल भर कोई पढ़ाई नहीं करी है, अगर वो बच्चे परीक्षा अध्ययन ही पढ़ते हैं तो काफ़ी अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। चलिए, तो उन क्वेश्चंस को हम देखते हैं जो शायद आपको कुछ डाउट रहे, तो आप इस टॉपिक में या फिर इस वीडियो के थ्रू आप सीख सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं, ताकि वो भी परीक्षा अध्ययन के द्वारा और हमारे द्वारा बहुत आसानी के साथ में फिजिक्स पढ़ सकें। चलिए हम शुरू करते हैं इकाई 4, जिसका नाम है आपका विद्युत चुंबकीय प्रेरण एवं प्रत्यावर्ती धाराएं। मतलब इस इकाई में आपके दो पाठ साथ शामिल कर रहे हैं, एक विद्युत चुंबकीय प्रेरण और दूसरा प्रत्यावर्ती धाराएं। फिलहाल हम प्रत्यावर्ती धाराओं को बाद में देखते हैं, पहले हम विद्युत चुंबकीय प्रेरण के कुछ क्वेश्चन देखते हैं। अगर हम यहाँ पर ऑब्जेक्टिव के बारे में बात करें तो ऑब्जेक्टिव आपके यहाँ पर बने हुए हैं कि मतलब जो भी आपके पास में ऑब्जेक्टिव वगैरह हैं, अगर आपको किसी ऑब्जेक्टिव में अगर डाउट होता है या फिर कोई टॉपिक समझ में नहीं आता है ऑब्जेक्टिव का, तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। उसका वीडियो बनाने की कोशिश की जाएगी कि आपको जल्द से जल्द उसका वीडियो दिया जाए। और फिर यहाँ पर आपके पास में रिक्त स्थान है, रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिए, ठीक है। तो ये आप ऑब्जेक्टिव में मतलब आंसर देख सकते हैं। और साथ ही साथ आपके सत्य असत्य भी हैं और सही जोड़ी मिलाइए, एक शब्द में उत्तर दीजिए, ये सारे के सारे क्वेश्चन आपको परीक्षा अध्ययन में मिल जाएंगे, ठीक है। फिलहाल अगर हम कुछ क्वेश्चंस के टॉपिक में मतलब डिस्कस करने के बारे में अगर बात करें तो यहाँ पर हम देखते हैं अति लघुत्तरीय प्रश्नोत्तर, जो कि पहला क्वेश्चन है आपका कि चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या होता है एवं उसका विमीय सूत्र क्या होता है। तो अगर आप लोगों ने चुंबकीय फ्लक्स नहीं पढ़ा है तो कोई बड़ी बात नहीं है, कोई नई बात भी नहीं है। दूसरा, अगर हमने विद्युतीय फ्लक्स पढ़ा है, ठीक है, अगर हमने विद्युत फ्लक्स पढ़ा है तो सेम टू सेम आपका चुंबकीय फ्लक्स है। फिलहाल अगर रिवीजन करना चाहें तो आप रिवीजन कर सकते हैं कि जैसे मान लीजिए कि विद्युतीय फ्लक्स में क्या कहा गया था कि आपके पास में कोई एक सतह है, उस और ऊपर की ओर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड था, है ना। मतलब सतह के साथ ही उसके लंबवत जो चुंबकीय फ्लक्स का जो मान है या चुंबकीय बल रेखा विद्युत बल रेखाएं जो हैं, अगर विद्युत बल रेखाओं के साथ ही साथ यहाँ पर उस सतह से कोई विद्युतीय बल रेखाएं निकलती हैं, कैसा लंबवत निकलती हैं, ठीक है, लंबवत अगर निकलती हैं तो कुल बल रेखाओं की संख्या को हम विद्युत फ्लक्स बोलते थे। या फिर अगर ये समझ में नहीं आए तो अगर हम एक ऐसा एग्जांपल देते हैं जो आपको फट से याद हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कि आपके पास में कोई एक अगरबत्ती का स्टैंड है, ठीक है। अगरबत्ती के स्टैंड में आपके पास में ज़्यादा से ज़्यादा कितनी अगरबत्तियाँ लगा सकते हैं, ये जो अगरबत्तियों का जो नंबर होगा वही आपका चुंबकीय फ्लक्स कहलाएगा या फिर विद्युतीय फ्लक्स कहलाएगा, ठीक है। फिलहाल फ्लक्स में हम उतना न जाएं, यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा गया है हम उसके बारे में डिस्कस करें। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो चुंबकीय फ्लक्स का जो एसआई मात्रक होता है, एसआई मात्रक आपका न्यूटन मीटर प्रति एम्पियर, और उसका जो विमीय सूत्र होता है वो होता है आपका mL/T-2 और एम्पियर-1, ये आपका यूनिट होता है, ठीक। सेकेंड क्वेश्चन की अगर हम तरफ चलें तो सेकेंड क्वेश्चन क्या कहता है, स्वप्रेरण गुणांक, ठीक है। क्वेश्चंस को हमको ध्यान से पढ़ना होता है क्योंकि क्वेश्चन कभी कभी क्या होते हैं कि दोनों मैच कर जाते हैं, ठीक है, लेकिन उनका मतलब कुछ और होता है। जैसे यहाँ पर लिखा है स्वप्रेरण गुणांक, आपने स्वप्रेरण गुणांक पढ़ा लेकिन स्वप्रेरकत्व नहीं पढ़ा, तो इसका मतलब क्या होगा, आपको अगर स्वप्रेरण गुणांक मालूम है तो आप बोलोगे ये स्वप्रेरकत्व क्या है। इसीलिए यहाँ पर दोनों चीज़ें लिखी जाती हैं। एक अच्छी बुक है ये, है ना, मतलब ये इम्पॉर्टेंट है क्वेश्चंस और परीक्षा के मतलब व्यू से भी बहुत अच्छी किताबें हैं ये परीक्षा अध्ययन, ठीक है। फिलहाल स्वप्रेरणा अगर हम देखें तो स्वप्रेरकत्व परिभाषा क्या है, यहाँ पर लिखा है किसी कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक, ठीक है, ध्यान से पढ़ेंगे। किसी कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स, ठीक है, क्या चुंबकीय फ्लक्स ग्रंथियों की संख्या के बराबर होता है, कि चुंबकीय फ्लक्स में कितनी ग्रंथियां हैं, ठीक। रिपीट करें, एक बार और पढ़ के देखते हैं हम। यहाँ पर क्या लिखा है कि किसी कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स ग्रंथियों की संख्या के बराबर होता है, या सिंपल सी भाषा में कहें कि चुंबकीय फ्लक्स की संख्या के बराबर होता है।
तो जबकि कुंडली में एकांक धारावाही धारा प्रभावित हो रही हो, मतलब कुंडली में एक धारा प्रभावित हो रही है और उससे जो भी तुम्हारे चुंबकीय फ्लक्स में के जो नंबर होंगे वो तुम्हारा बराबर होगा स्वप्रेरण गुणांक के लिए। ठीक है, एक वर्ड तो हमारा स्वप्रेरण हो गया। दूसरा अन्योन प्रेरण। ठीक है, इसको हम आगे देखेंगे स्वप्रेरण क्या होता है और अन्योन क्या होता है। तो यहाँ पर अगर हम देखें अन्योन के लिए दो कुंडलियों के बीच अन्योन प्रेरण गुणांक, ठीक है, क्या है, दो कुंडलियों के बीच अन्योन प्रेरण गुणांक द्वितीयक कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल के बराबर होता है। सिंपल भाषा में अगर हम देखें तो यहाँ पर क्या लिखा है कि भाई दो कुंडलियों के बीच में आपका अन्योन प्रेरण गुणांक क्या होगा, जितना द्वितीयक कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल के बराबर होता है, जबकि प्राथमिक कुंडली में धारा परिवर्तन की दर एकांक होती है। मतलब धारा उतनी ज़्यादा परिवर्तित नहीं होती, एकांक होती है। ठीक है, ये भी हो गया। अब अगर हम थोड़ा सा जल्दी जल्दी करेंगे, क्योंकि हमें अगर हम पूरे वीडियोस मतलब पूरे टॉपिक को अगर हम बहुत ज़्यादा डिटेल में जाएंगे तो एक लेंदी बनेगा, इसलिए आप अगर परीक्षा दिन से पढ़ाई कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। और अगर आपको कोई सा भी टॉपिक में डाउट होता है या क्वेश्चन में डाउट होता है तो आप हमें बता सकते हैं कमेंट करके। चलिए यहाँ पर अगर हम देखें फोर्थ क्वेश्चन, तो फोर्थ क्वेश्चन का लिखा हुआ है लेंज का नियम लिखिए। ये एक अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी बार एग्जाम में आता भी है, लेंज का नियम। तो लेंज का नियम क्या कहता है, तो भाई लेंज का नियम के अनुसार चुंबकीय विद्युत चुंबकीय प्रेरण, ठीक है, क्या विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सभी उदाहरणों में प्रेरित धारा की दिशा इस प्रकार होती है कि वह सदैव उस कारण का विरोध करती है जिसके कारण स्वयं उत्पन्न होती है। सिंपल सी भाषा में कही जाए तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण जो है वो मतलब लेंज का नियम क्या कहता है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण जिसके कारण उत्पन्न हुआ है उसी का विरोध करता है। सिंपल सी भाषा में जिसके कारण उत्पन्न हुआ है उसी का वो विरोध करता है। ठीक, ये लेंज का नियम है। पांचवा जो आपको दिया हुआ है डायग्राम वाला, कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि चित्र 4.1 में प्रदर्शित लूप के फलकों ए तथा बी पर ध्रुवता बताइए। मतलब यहाँ पर ए है और यहाँ पर बी है, तो उसमें कौन सी ध्रुवता होगी। जैसे यहाँ पर आपको डायग्राम के पास दिख रहा है कि ए के साइड में आपका एन ध्रुव है और बी के साइड में आपका एस ध्रुव है, तो ऐसा क्या है। चलिए इस क्वेश्चन को हम आंसर को पढ़ के देखते हैं। लेंज के नियमानुसार लूप से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के कारण, भाई चुंबकीय फ्लक्स में क्या होगा, परिवर्तन होगा, और अगर चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो लूप में उत्पन्न प्रेरित धारा, ठीक, आपको याद रखना है कि प्रेरित धारा कब उत्पन्न होगी, जब चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होगा। ठीक है, इस वर्ड को याद रखेंगे, प्रेरित धारा। प्रेरित धारा कब होगी, जब चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता है। ठीक, याद रखिएगा, चुंबकीय फ्लक्स के मान में अगर परिवर्तन होता है तो आपको प्रेरित धारा मिलती है, और ये तब तक मिलती है जब तक चुंबकीय फ्लक्स चेंज होता है। ठीक है, फिलहाल यहाँ पर देखें तो चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन अर्थात दंड चुंबक की गति का विरोध करेंगे। ठीक है, जो भी फ्लक्स होगा तो फ्लक्स के परिवर्तन को रोकता है ये, है ना, मतलब जिस कारण से उत्पन्न हुआ उसी को रोकता है। तो फ्लक्स सॉरी, अतः फलक ए उत्तरी ध्रुव, इसलिए इसके कारण जो ए होगा वो आपका उत्तरी ध्रुव और जो आपका बी होगा बी आपका दक्षिणी ध्रुव जैसा काम करता है। ठीक है, चलिए अब अगर हम यहाँ पर देखें छठवा लिखा है प्रश्न 6 कि एक लंबा क्षैतिज धारावाही तार। ठीक है, क्वेश्चन को बड़े ध्यान से पढ़ना होता है क्योंकि आंसर हमें याद होता है, आंसर हमें पता होता है, लेकिन क्वेश्चन हम ध्यान से नहीं पढ़ते, जिसके कारण हमें आंसर तो ढेर सारे पता होते हैं, इसका आंसर यहाँ लिख देते हैं, इसका आंसर ऐसा लिख देते हैं। इसलिए क्वेश्चन को एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार पढ़ें एग्जाम में तो खासकर। फिलहाल क्वेश्चन 6, एक लंबा क्षैतिज धारावाही तार लूप के केंद्र से होकर गुजरता है। ठीक है, कोई एक तार है और धारावाही के केंद्र से होकर गुजरता है। यदि तार में धारा बढ़ाई जाती है, क्या कर रहे हैं, तार में धारा बढ़ा रहे हैं, तो क्या लूप में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा। भाई अगर धारा आप बढ़ाते हो तो विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा, तो उत्तर का कारण भी देना है। वैसे ऐसे क्वेश्चन आते नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग पढ़ के देख सकते हैं। यहाँ पर लिखा है नहीं, सिंपल सी बात है भाई, प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा क्या, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि धारावाही तार के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, ठीक है, क्या है, धारावाही तार के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा
लूप के तल के समांतर रहेगी। कैसे रहेगी? किसी भी तल में ऐसे समांतर रहेगी, मतलब सतह से टच रहेगी, समांतर रहेगी, जिसके कारण लूप से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स शून्य रहेगा। सिंपल सी बात है, अगर हम चुंबकीय फ्लक्स की बात करें, अगर चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन ऐसे 90 डिग्री पे है, मतलब कि सीधा सीधा है बट लंबवत है, तो ठीक है, और अगर यहाँ पर समांतर हो गया तो उसके लिए नुकसानदायक हो जाएगा। ठीक, चलिए अब हम 7वां क्वेश्चन करें। 7वां क्वेश्चन लिखा हुआ है हमारे पास में कि पत्थर का एक टुकड़ा, ठीक है, क्या? पत्थर का एक टुकड़ा तथा धातु का एक टुकड़ा। ठीक, क्वेश्चन को वही वापस से बोलेंगे, ध्यान से पढ़ें। पत्थर का एक टुकड़ा तथा धातु का एक टुकड़ा एक साथ एक ही ऊंचाई से पृथ्वी पर गिराए जाते हैं, तो कौन सा टुकड़ा पृथ्वी तल पर पहले पहुंचेगा और क्यों? भैया एक आपका धातु का टुकड़ा है और एक आपका पत्थर का टुकड़ा है, तो पहले कौन पहुंचेगा? तो भैया पहले आपका पत्थर का टुकड़ा पहुंचेगा। क्यों? क्योंकि पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के कारण धातु के टुकड़े में भंवर धाराएं उत्पन्न हो जाती है। फिलहाल आपको ये जो नया शब्द मिला है भंवर धाराएं, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे अभी। ठीक, क्या कहा गया? अगर हमारे पास जो क्वेश्चन है, हमारे पास क्वेश्चन क्या है कि पत्थर का एक टुकड़ा, ठीक है, पत्थर का टुकड़ा और धातु का टुकड़ा आपने मतलब कुछ ऊंचाई से गिराया पृथ्वी पे, तो कौन सा टुकड़ा पहले पहुंचेगा और क्यों पहुंचेगा? तो यहाँ पर हमारा आंसर है कि पृथ्वी पर सबसे पहले पत्थर का टुकड़ा पहुंचेगा, क्योंकि पृथ्वी में चुंबकीय क्षेत्र, भाई चुंबकीय क्षेत्र तो है हमारे यहाँ, है ना, पृथ्वी में, तो पृथ्वी में चुंबकीय क्षेत्र के कारण धातु के टुकड़े में भंवर धाराएं उत्पन्न हो जाती है, जो इसकी गति का विरोध करती है, जो कि आपका लेंज के नियम में चले गए। आप समझ में आया लेंज का नियम क्या है? ठीक, अब यहाँ पर है हमारे पास में सिंपल सा 8वां क्वेश्चन। सिंपल तो खैर कुछ नहीं होता बच्चों के लिए, फिर भी यहाँ पर बनाया गया है। एक तांबे की वलय तथा एक एल्यूमिनियम की एक वलय समान समयांतराल में एक चुंबकीय क्षेत्र से हटाई जाती है। क्या? चुंबकीय क्षेत्र से हटाई जाती है। किस वलय में प्रेरित विद्युत बल तथा प्रेरित धारा अधिक उत्पन्न होगी? ठीक है, क्वेश्चन आगे समझ में, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन अगर हम इसका सॉल्यूशन देखें, यहाँ पर लिखा हुआ है उसका आंसर कि प्रेरित विद्युत बल दोनों में समान होगा। क्या? प्रेरित विद्युत बल दोनों में समान होगा, लेकिन प्रेरित धारा तांबे के वलय में अधिक होगी। ठीक है, क्या होगा भाई? कि विद्युत वाहक बल तो दोनों में उत्पन्न होगा, है ना, ये प्रेरित विद्युत वाहक बल दोनों में समान होगा, लेकिन प्रेरित धारा जो है वो तांबे की वलय में अधिक होगा। ठीक, प्रेरित धारा, प्रेरित विद्युत वाहक बल नहीं, प्रेरित विद्युत वाहक बल के द्वारा ही प्रेरित धारा उत्पन्न होती है। लेकिन फिलहाल यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर आपका प्रेरित धारा की जो तांबे की जो वलय में अधिक होगी। क्यों? क्योंकि इसका प्रतिरोध एल्यूमिनियम की वलय से कम होता है। ठीक है, तांबे में प्रतिरोध कम होता है, इसीलिए कॉपर के वायर लगाए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या देखा? यहाँ पर हमने देखा अति लघुत्तरी के उसके हमने पूरे क्वेश्चन कर लिए, जो कि आपके पास में 8 क्वेश्चन थे। इनमें से अगर किसी में भी आपको डाउट आता है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, उसका वीडियो अलग से डिटेल में बनाया जाएगा। ठीक, अब हम थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर तरफ चलेंगे, तो ऐसे वीडियो पाने के लिए हमारे साथ बने रहें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि वो भी बहुत आसानी के साथ में फिजिक्स वगैरह सीख सकें। धन्यवाद।